और ये जो है ना, सुबह में जो लिनक्स पढ़ाए थे वो हम मैम को दे दिए हैं, मैम शेयर कर देगी आप लोगों को। ठीक है। यस। तो वेब सिक्योरिटी का हम लोग अगला मॉड्यूल पढ़ते हैं, फोर्थ मॉड्यूल। चलो, स्क्रीन अपीयर हो रहा है। यस सर। ठीक है। तो ये फोर्थ मॉड्यूल में आपका ये है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ट्रोजन एंड बैकडोर्स, ओवर्ट एंड कन्वर्ट चैनल, वर्किंग टाइप ऑफ रिमोट एक्सेस, सेंडिंग ट्रोजन, डिस्ट्रक्टिव ट्रोजन, ट्रोजन प्रॉक्सी ट्रोजन, एफटीपी ट्रोजन, वैरायटी ऑफ ट्रोजन के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फिर वायरस और वर्म के बारे में डिस्कस किया गया है। तो हम लोग अभी उसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ट्रोजन तो हम लोग बात कर चुके हैं कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, कि a type of malicious software that disguises itself as a legitimate software to trick user into the installing it। तो जो बात हम लोग किए थे कि ट्रोजन हॉर्स में सोल्जर चले गए थे, फिर वो जब सब कोई सो जाते हैं तो सोल्जर उसमें से निकल के अटैक करते हैं। यही हम लोग ट्रोजन हॉर्स के बारे में बात किए थे। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होगा जो कि वो अपने आप उसमें छुपा हुआ रहेगा, और जब उसका उसका अपना एक ट्रिक होगा कि किस समय उसको अटैक करना है, और वो वहां पे अटैक हो जाएगा। अनलाइक वायरस, ये वायरस के जैसा नहीं है कि वायरस तो जैसे ही आ जाता है वैसे ही वो अटैक करना शुरू कर देता है। और ये भी जो है सेल्फ रेप्लिकेट भी नहीं होता है, मतलब और भी अपना कॉपी ये क्रिएट नहीं करता है। बस तो क्या करता है कि ए बैकडोर इज ए हिडन मेथड that bypasses normal authentication to get unauthorized access to the system। तो जिस तरह से कभी कभी क्या होता है कि किसी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में किसी का पास पास नहीं है, टिकट नहीं है, तो जान पहचान वाले लोग जो है पीछे रास्ते से उसको एंट्री करा देते हैं। तो बैकडोर जो सॉफ्टवेयर है वो भी यही काम करता है कि वो जिस एप्लीकेशन पे काम करेगा तो उस एप्लीकेशन पे डायरेक्ट वो अटैक नहीं करके वो बैकडोर से उसको उसके ऊपर अटैक करता है। तो हमको सामने से नहीं पता चलता है कि वो वायरस क्या अटैक कर रहा है, लेकिन पता चलता है बाद में कि हमारा फाइल जो है डिसरप्ट हो गया है, करप्टेड हो गया है। तो ये ट्रोजन और बैकडोर में फर्क यही होता है। ट्रोजन में वो हिडन रहता है, और फिर वो जब ऐसा समय देखता है तब वो अटैक करता है। और ये क्या करता है कि उसी फाइल में बैकडोर से घुसता है। दोनों का मीनिंग क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। द नेक्स्ट वन इज ओवर्ट एंड कोवर्ट चैनल। ओवर्ट चैनल क्या होता है, कोवर्ट चैनल क्या होता है? तो यहाँ पे आप देखो, ओवर्ट चैनल मीन्स ए लेजिटिमेट ऑथराइज्ड कम्युनिकेशन पाथ विद इन ए सिस्टम दैट इज नॉर्मल फाइल, रीड राइट ऑपरेशन, स्टैंडर्ड नेटवर्क कनेक्शन, इस तरह का है। कोवर्ट चैनल में क्या होता है कि वो हिडन होता है। हमारा जो भी नॉर्मल फाइल है, चाहे पीडीएफ हो, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे वीएलसी मीडिया प्लेयर हो, व्हाट एवर जो भी है, तो उसमें हम लोग जो है नॉर्मल रीड राइट ऑपरेशन किया जा सकता है। या फिर हम नेटवर्क कनेक्शन जो कर रहे हैं राउटर से, गेटवे से, स्विच से, हब से, तो वहां पे वो ठीक है, एकदम सामने सामने आपको जो करने का तरीका है आप उसको कनेक्शन कीजिए। बट कोवर्ट चैनल में क्या होता है कि वो हिडन होता है। हिडन मीन्स unauthorized communication path used to transfer information in a way that violates security policy
It is used by attacker to secretly exfiltrate data without detection. अब देखो इसका ना एक बहुत सा कॉमन एग्जांपल देख रहे हैं जो कि हम लोग रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। हर आदमी मतलब कोई भी सामान खरीदता है, चाहे जॉब करता है तो वहां से इनकम लेता है, तो वो गवर्नमेंट को एक टैक्स पे करता है। जैसे आप लोग जीएसटी का नाम सुने होंगे, वो टैक्स पे करता है। तो कुछ ऐसे बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, उनको अगर लाइसेंस है कि कोई प्रोडक्ट मटेरियल वो इतना केजी या इतना टन खरीद सकते हैं, तो वे उसको खरीदते हैं और फिर सेल करते हैं। जो इनकम होता है उसके बिहार पे वो टैक्स पे करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनको मान लो कि जितना भी मटेरियल परचेज करने का लाइसेंस हो और वो उससे ज्यादा का परचेज करते हैं, तो रेस्ट अमाउंट जो सेल करते हैं उसका वो टैक्स पे नहीं करते हैं और वो उसको उसका टोटल प्रॉफिट वो अपने पास रखते हैं। तो फर्स्ट जो एग्जांपल दिए वो हो गया ओवर चैनल, कि चलो उनको 100 kg 100 टन माल खरीदने का लाइसेंस है, तो उन्होंने खरीदा और टैक्स पे किया। कोवर्ट में क्या हुआ कि 100 टन खरीदने का लाइसेंस है, लेकिन वो उन्होंने 150 टन खरीदा और 50 टन का जो है उन्होंने टैक्स को शो नहीं किया। तो ये जो गवर्नमेंट का रूल था उन्होंने उसको वायलेट किया। सेम यहाँ पर भी केस क्या है कि आप कोई भी फाइल यूज कर रहे हो, उसका रीड राइट ऑपरेशन कर रहे हो या नेटवर्क कनेक्शन एस्टेब्लिश आप किए हो और उसमें वो प्रॉपर, तो ये हो गया ओवर चैनल, और उसमें आप उस प्रॉपर सिक्योरिटी पॉलिसी को आप वायलेट कर रहे हो और आप उसको इलीगली तरीका से आप उसको यूज कर रहे हो। जैसे कुछ दिन पहले जब हमारे टीवी में आज के डेट में डीटीएच कनेक्शन लगा हुआ है, कोई एयरटेल का डीटीएच लगाया है, कोई जियो का डीटीएच लगा के हम लोग ये टीवी देखते हैं। अभी आपके घर में भी इस तरह से कनेक्शन होगा डीटीएच का, है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन अगर हम लोग 15-20 साल पहले की बात करें तो मल्टीपल चैनल के लिए केबल ऑपरेटर हुआ करते थे हमारे लोकेलिटी में, और वो हमारे घर में एक वायर का कनेक्शन लाकर दे देते थे और महीना में हमसे पैसा वसूलते थे और हमको सम चैनल्स लाइक 100, 150, 200 चैनल हमको प्रोवाइड करते थे और हम लोग उसको टीवी देखते थे। तो ये केबल ऑपरेटर वाला बात आप जानते हो? जानते हो या नहीं? Yes, sir. तो इसमें तो वे क्या किए कि अपने घर से एक केबल लेकर आए और हमारे टीवी में कनेक्शन कर दिए और हम डिफरेंट चैनल को देख रहे हैं। ये हो गया कोवर्ट, सॉरी ओवर्ट। अब कुछ लोग क्या करते थे कि जिनके घर के बगल से वो वायर गया है केबल वाला, केबल कनेक्शन का, तो क्या करते थे, तो पतला सा तार लेते थे, अपने टीवी में कनेक्ट कर देते थे और पिन या आलपिन के सेफ्टी पिन के हेल्प से उनके उस वायर में जो केबल ऑपरेटर केबल सप्लाई हो रहा है उसमें वो क्या करते थे, उसको पिन लगा करके उसको फंसा देते थे। तो क्या होता था कि उनके घर में तो केबल कनेक्शन जा रहा, इनके घर में भी आ जाता था और ये लोग भी जो है ना बहुत सारे चैनल फ्री में यूज कर लेते थे। तो ये हो गया कोवर्ट। उन्होंने पैसा दे के अपने घर कनेक्शन करवाया और ये जो है इलीगली उसको कनेक्शन करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन कर रहे हैं मतलब जितने चैनल है वो हमारे टीवी में आ रहे हैं इलीगली। तो ये क्या हो गया, वायलेट ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड कोवर्ट चैनल। क्लियर? ओवर्ट चैनल एंड कोवर्ट चैनल। Yes, sir. ओके, Yes, नेक्स्ट वन। sir. हाँ ओके, नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ कोवर्ट चैनल। ओवर्ट तो चलो लीगल है, उसके बारे में कोई बात नहीं। अब ये इलीगल जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है स्टोरेज चैनल और एक होता है टाइमिंग चैनल। तो डेटा ट्रांसफर वाया शेयर्ड स्टोरेज रिसोर्सेज फाइल एट्रीब्यूट डिस्क एस्केप। तो आपका वो प्रॉपर चैनल नहीं है, लेकिन आप वहां से डेटा को जो है डाउनलोड कर रहे हो, आप उसको शेयर कर रहे हो। एंड टाइमिंग चैनल, इंफॉर्मेशन इनकोडेड बाय टाइमिंग डिफरेंसेस इन रिसोर्स यूजेज, जैसे कि सीपीयू का लोड टाइमिंग।
So these are two types of covert channels. The next one is working of a Trojan. ट्रोजन कैसे काम करता है? तो हम लोग वर्बली अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे कि कैसे काम करता है, और 2-3 दिन पहले भी हम लोग जो बात कर रहे थे ट्रोजन अटैक के बारे में, तो उस समय हम लोगों ने उस स्टोरी का चर्चा किया था। जस्ट उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि हाउ टू वर्क ट्रोजन। द फर्स्ट स्टेप इज क्रिएशन। अटैकर क्रिएट ए ट्रोजन एंड बंडल्स विथ इट लेजिटिमेट लुकिंग सॉफ्टवेयर। उन्होंने, जो अटैकर है, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया ट्रोजन के नाम से। देन डिस्ट्रीब्यूशन, स्प्रेड भाया ईमेल। आपका किसी भी ईमेल के थ्रू उसको अटैच कर दिया। फेक डाउनलोड आप कर रहे हो उसके साथ अटैच कर दिया, या कुछ ऐसे अनवांटेड मलिशियस वेबसाइट है जो हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए, या कुछ इस तरह का सोशल नेटवर्क है जो हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए, उसके साथ वो अटैच कर दिया। एग्जीक्यूशन, विक्टिम इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इस तरह से इलीगल मेल से आया, डाउनलोड से आया, डिफरेंट वेबसाइट से आया, हम लोग उसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिए। एक्सप्लॉयटेशन, ट्रोजन परफॉर्म इट्स मैलिशियस एक्टिविटी। अब वो ट्रोजन समझ गया कि हम लोगों ने ऐसा ऐसा किया है, इलीगल जाके वहां पे इस तरह से अटैक किया, ऐसे डाउनलोड किया है, बस वो अपना काम करना शुरू। कम्युनिकेशन, कनेक्ट टू द अटैकर कमांड एंड कंट्रोल। अब ये जो अटैकर का कमांड था उस प्रोग्राम में, ये सेम उसी तरीके से काम करेगा जैसे उन्होंने वहां सॉफ्टवेयर में उसको डिजाइन करके दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रोजन काम करता है। अब कितने टाइप के ट्रोजन होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रोजन? फर्स्ट वन इज रिमोट एक्सेस ट्रोजन। ये क्या कहता है कि ये पूरा फाइल आपका एक्सेस करना होगा। वहां पे कैमरा के साथ अटैच हो सकता है, माइक्रोफोन के साथ अटैच हो सकता है, कीबोर्ड के साथ हो सकता है, आपका स्क्रीन के साथ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डार्क कॉमेट, पॉइजन ईवी, एनजी रेड। दिस इज यूज फॉर साइबर espionage and surveillance. The second is data sending Trojan. Steal sensitive data and transmit it to the attacker. वो आपका सेंसिटिव डेटा को चुरा लेगा, जैसे कि पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, बैंकिंग क्रेडेंशियल है, पर्सनल फाइल है, उसको वो चोरी करके क्या करेगा, जो अटैकर है जिसने ट्रोजन को सेंड किया है उसके पास वो भेजेगा। डिस्ट्रक्टिव ट्रोजन, डिजाइन टू डैमेज और डिस्ट्रॉय डेटा एंड सिस्टम रिसोर्सेस। आपके सिस्टम में जो डेटा है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, उसको करप्ट कर देगा, आपके फाइल को एनक्रिप्ट कर देगा, आप अपना फाइल खुद ही नहीं पढ़ पाओगे। इट कैन क्रैश एन ऑपरेटिंग सिस्टम और रेंडर इट अनयूजेबल। वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी क्रैश कर सकता है, या इस तरीके से बना देगा कि आप उसको जो है प्रॉपर वे में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज नहीं कर पाओगे। यूज इन टारगेटेड अटैक और एज डिस्ट्रक्शन अलोंगसाइड अदर मेलवेयर। और बाकी भी जो है वो सबके साथ भी वो इस तरह से डिस्ट्रक्ट करते रहेगा। प्रॉक्सी ट्रोजन, नेक्स्ट वन, टर्न द विक्टिम कंप्यूटर इनटू प्रॉक्सी सर्वर फॉर द अटैकर। कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्शन रहते हैं, वहां सर्वर क्लाइंट का काम होता है, जैसे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो वहाँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन में एक सर्वर होता है जहाँ पे डेटा को डाउनलोड किया जाता है, जो आपका क्वेश्चन होता है, उसके बाद सभी कंप्यूटर में जहाँ पे एग्जामिनी बैठ के एग्जाम देते हैं तो सभी में वो पास कर दिया जाता है। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर हैवी लोड ना हो, और हैवी लोड की वजह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रश न हो जाए,
तो क्या किया जाता है कि एक वहां पे प्रॉक्सी ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जाता है, जस्ट डुप्लीकेट ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस डुप्लीकेट ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू सारा काम को किया जाता है। और डुप्लीकेट वाला जो है फ्रंट में काम करता है, और उसका डेटा जो है ओरिजिनल जो है उसके साथ वो अपना शेयर कर लेता है। तो कभी कभी अगर किसी कारण से आपका प्रॉक्सी ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हुआ, तो ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एज इट इज रहेगा। तो प्रॉक्सी ट्रोजन वाला में क्या है कि ट्रोजन जो घुसेगा तो आपका जो प्रॉक्सी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है वो उसको ही डैमेज करेगा। तो प्रॉक्सी ट्रोजन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हम्म। तो सब बहुत सिंपल सिंपल है, बस केवल इतना टाइप और वेराइटी दिया है, थोड़ा थोड़ा का फर्क है, बस वही छोटा छोटा चीज याद रखना है। देन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रोजन ओपन ए एफटीपी पोर्ट ऑन ए विक्टिम मशीन। हमारे सिस्टम में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो हम लोग को ऐसे नहीं दिखता है, लेकिन वो फाइल जब हम डाउनलोड करते हैं किसी भी वेबसाइट से, किसी भी कॉलेज वगैरह के वेबसाइट पे जाकर देखोगे बहुत सारा पीडीएफ वगैरह आपको मिलेगा, नोटिस के रूप में, या आपका सिलेबस के रूप में, नोट्स के रूप में, क्वेश्चन बैंक के रूप में। हम जो अब उसको डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बेसिस पे होता है। तो हम लोग को क्या मालूम है फाइल ट्रांसफर है कि एचटीटीपी है कि व्हाटएवर क्या है, हम लोग क्लिक करते हैं, डाउनलोड हो जाता है, अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करता है एफटीपी ट्रोजन, वो वहां पे जाके डिस्टर्ब करेगा कि जब आप डाउनलोड करोगे तो वो डाउनलोड हो ही नहीं रहा है, काफी लंबा टाइम लग रहा है छोटा सा 8-10 MB का या केबी का फाइल है, लेकिन वो डाउनलोड हो रहा काफी देर लग रहा है। कभी ऐसा आप लोग को फील हुआ है कि कोई छोटा सा फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो, काफी टाइम लगा रहा है, Yes, फिर sir. हम उसको कैंसिल करके दोबारा जब डाउनलोड करते हैं तो विद इन ए सेकेंड वो डाउनलोड हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो काफी टाइम लेता है। तो माइट बी पॉसिबल कि वहां प्रॉक्सी ट्रोजन काम कर रहा था जो हमको डाउनलोड होने नहीं दे रहा था, और जैसे ही फिर कैंसिल करते हैं और डाउनलोड करते हैं तो फिर डाउनलोड हो जाता है। द अटैकर रूट्स देयर ट्रैफिक थ्रू द विक्टिम आईपी टू हाइड देयर आइडेंटिटी। तो हो क्या रहा कि उसने अटैकर ने क्या किया कि आपके रूट पे, क्योंकि हमारे लैपटॉप या हमारे मोबाइल का एक ये होता है ना आईपी एड्रेस, तो उस आईपी एड्रेस पे जो डाउनलोड होना चाहिए, हम जो डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो तो समझ गया ना कि कहाँ पे डाउनलोड होना है, उस आईपी एड्रेस को रीड कर रहा है। तो आईपी एड्रेस को जब रीड कर रहा है और डाउनलोड हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि आईपी एड्रेस को हाइड कर दे रहा है। तो जहां डाउनलोड होना चाहिए तो वो अब समझ नहीं पा रहा कि हम कहाँ डाउनलोड हो, बस वो रुक गया है और मैंने वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है। हम लोग को लगता है कभी कि नेट स्लो हो गया है, टावर ठीक से नहीं पकड़ रहा है, और हम लोग कुछ कुछ एज्यूम करते हैं। तो हो सकता है ये भी रीजन हो, लेकिन एक रीजन ये भी है कि वहां पे प्रॉक्सी ट्रोजन घुसा हुआ है। ठीक है। Yes, sir. इसको और भी यूज किया जाता है, यूज टू सेंड स्पैम, लॉन्च अटैक, और बाईपास जियो रेस्ट्रिक्शंस अनोनिमसली। तो बहुत सारे ऐसे मैसेज है जो हमारे काम का नहीं है, लेकिन वो भेजते रहता है, जहां तहां से आते रहता है। तो अभी हम लोग के जीमेल में ये सुविधा ऐसा हो गया है कि वो जीमेल हमारा फिल्टर कर देता है कि ये हमारे काम का जो नहीं है या जिससे मेरा लिंक नहीं है, अब कोई मेरे को फर्स्ट टाइम सेंड कर रहा है, हमने उसको कभी डेटा नहीं सेंड किया, हमने उसके ईमेल आईडी कभी यूज नहीं किया, लेकिन वो फिर भी मेरे को सेंड कर रहा है। तो वो क्या करता है, उसको filter कर देता है।
एक स्पैम फोल्डर होगा आपके मेल आईडी में, वो उसमें सेंड कर देता है। तो आप कभी उसको चेक कर सकते हो, या बंच में जब भी डेटा सेंड किया जाता है तो वो उसको भी क्या करता है, वो स्पैम में डाल देता है। आप खुद भी कभी ट्राई करना, बंच में जब आप मेल करोगे, मतलब मे बी एक साथ 20, 25, 40, 50, तो वो सारा जो है स्पैम में चले जाता है। ये वाला चीज हम लोग करते थे जब हम लोग को कॉन्फ्रेंस के लिए डिफरेंट लोगों को इनवाइट करना पड़ता था। तो इंडिया में क्या है, हजारों यूनिवर्सिटी है, हजारों कॉलेज है। हजारों कॉलेज में से अगर हम 100 कॉलेज को भी पिक आउट करते हैं कि आप मेरे कॉन्फ्रेंस में आइए, मेरे सेमिनार में आइए, तो हर कॉलेज में से कम 10 लोगों को भी अगर हम मेल करते हैं तो 1000 मेल हो जाएगा। तो हम जैसे ही उतने लोगों को लिस्ट बनाकर मेल करते हैं तो उनको मेल डायरेक्ट मेल इनबॉक्स में नहीं मिलता है, वो सारा चले जाता है स्पैम में। ठीक है। तो नेक्स्ट है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डिसेबलर, डिसेबल और किल सिक्योरिटी टूल्स ऑन विक्टिम मशीन। आपने जो भी सिक्योरिटी टूल लगाया है, सपोज दैट एंटीवायरस, ठीक है, आपने क्विक हिल, नॉर्टन, एवीरा, ये एनटीजी, एबीजे, इस तरह का कुछ भी आपने एक एंटीवायरस अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगा कर रखा है कि भाई चलो मेरा एंटीवायरस काम करेगा वायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अ, ये सब जो है एक समय के बाद प्रॉपर वे में काम नहीं करता है। तो इसमें भी ना अपडेट का ऑप्शन आता है। जैसे कि आपका मोबाइल में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने के लिए, सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए, या व्हाट्सएप अपडेट करने के लिए आपके पास मैसेज आते रहता होगा। तो हम लोग कभी अपडेट करते हैं, कभी डिनाई कर देते हैं। तो मान लो कि आपने एक एंटीवायरस लिया, क्विक हिल आपने लिया, और उसको आपको 1 साल का लाइसेंस एग्रीमेंट दे दिया। तो 1 साल में तो आपने जितना अपडेट करना था कर लिया, लेकिन 1 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो वो आपको कहता है कि फिर से आप पैसा पे कीजिए और फिर से इसको अपडेट कीजिए। तो नॉर्मली इस टाइम में ना हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ो नहीं यार, देखा जाएगा जैसा भी है, बात का बाद में देखा जाएगा। तो अब वो क्या हो गया कि वो 1 साल में वो एंटीवायरस वीक हो गया, क्योंकि हम एंटीवायरस को अपडेट कर रहे हैं तो वायरस भी तो अपडेट हो रहा है। जो मेलिशियस क्रिएट कर रहा है, वायरस या वॉर्म या ट्रोजन हॉर्स क्रिएट कर रहा है, तो वो भी तो अपने आप को अपडेट कर रहा है ना, कि और मेरा ये ट्रोजन कितना स्ट्रांग होगा कि उसका सिक्योरिटी को तोड़ सके। यस और नो? यस। आप अपना सुरक्षा का उपाय कर रहे हैं तो वो भी तो तोड़ने का उपाय करेगा आगे। तो वो तो अपने आप को अपडेट कर, हाँ, वो तो अपने आप को अपडेट कर दिया कि अभी तक आपका जो सिक्योरिटी था वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन उसने अपने आप को अपडेट कर लिया। लेकिन इधर हम सिक्योरिटी को अपडेट नहीं किए, तो क्या करेगा वो, आके हमारे सिक्योरिटी लेवल को तोड़ देगा। तो वही वो कह रहा कि डिसेबल और किल सिक्योरिटी टूल्स ऑन द विक्टिम मशीन, हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको वो डिसेबल कर देगा, उसको बर्बाद कर देगा, इस तरह से। तो व्हाट इज द टारगेट? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये उसका टारगेट होता है। ऑफन यूज एज ए फर्स्ट स्टेप टू ओपन द पाथ ऑफ अदर मेलवेयर। वो पहला काम क्या करता है कि वो स्टेप करता है कि वो मेलवेयर कहाँ से घुसेगा। वो एक तो क्या बोलते हैं, जैसे चोर आता है चोरी करने के लिए, तो बाहर में ताला बंद है तो दीवार में एक तो छोटा सा सुराख बना देता है,
चलो धीरे धीरे सब यहाँ से निकलो। तो एड मेक द सिस्टम हाईली वनरेबल टू द फर्दर अटैक। तो हमारा सिस्टम जो है काफी वनरेबल हो जाता है और उसको अटैक पे अटैक पे अटैक होते रहता है। तो हम लोगों को चाहिए कि हमारा जो भी एंटीवायरस या फायरवेयर या आईडीएस का हम यूज कर रहे हैं, तो उसको अपना पे जो करना है पे करते रहें और उसको कंटिन्यू अपडेट करते रहें, तो हमारा सिस्टम सुरक्षित रहेगा। अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम। तो ये ट्रोजन से जितने टाइप्स है इसको फिर टेबुलर फॉर्म में इसको अरेंज कर दिया गया, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, ताकि आप इसको शॉर्ट में समझ सकें। नेक्स्ट है वायरस एंड ऑर्म। तो वायरस क्या है? ये भी क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है। वर्म्स भी क्या है? तो उस दिन हम लोग वर्म्स के बारे में भी बात किए थे। तो वायरस क्या है? अटैच देमसेल्फ टू लेजिटिमेट प्रोग्राम टू द और फाइल। ये अपने आप को, जो आपका फाइल है वो किसी भी टाइप का फाइल हो सकता है, वो जाके उसके साथ अटैच हो जाता है। रिक्वायर ए होस्ट फाइल टू एग्जिस्ट एंड यूजर एक्शन टू स्प्रेड। उसके साथ वो एग्जिस्ट हो जाता है और यूजर जैसे ही उस पर एक्शन करता है, जैसे मान लो कि यही मेरा वर्ड फाइल है और इसके साथ वो अटैच हो जाता है, तो ये उसको क्या करता करेगा? इसमें स्प्रेड करेगा। अब हम इसमें चाहेंगे कि कुछ लिखें तो हमको लिखने नहीं देगा, या पर्टिकुलर कोई वर्ड हम लिखेंगे तो उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा और डिस्टर्ब करेगा। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे अपना नाम लिखना चाह रहे हैं और उसने मेरा नाम जो हमने है, मेरा किशोर कुमार राय नाम है, तो किशोर नाम को उसने पकड़ लिया। जब हम KISH करने जा रहे हैं तो वो किसी न किसी तरीके से हमको डिस्टर्ब करेगा और वो हमको लिखने नहीं देगा। सेम वर्म्स, ये क्या होता है? अपने आप को रेप्लिकेट करते रहता है। एक वर्म्स आएगा, एक से दो होगा, दो से चार होगा, चार से। तो सेल्फ कंटेंट डू नॉट नीड टू ए होस्ट फाइल। इसको किसी होस्ट फाइल का जरूरत नहीं है। होस्ट फाइल मतलब हमारा जो भी फाइल है। स्प्रेड ऑटोमेटिकली अक्रॉस नेटवर्क विदाउट यूजर इंटरेक्शन। वो आपसे बिना इंटरेक्ट किए ही, आपको पता ही नहीं है कि आपका सिस्टम ऑफ वर्म्स है और वो अपने आप को रेप्लिकेट किए जा रहा है। वायरस तो पता चल जाएगा, वो आपको काम करने नहीं देगा, तो लेकिन वर्म काम करते रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्सप्लॉइट vulnerability इन ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन। अब वो क्या कर रहा है कि वो पूरा अपने आप को जब रेप्लिकेट कर रहा है, डुप्लीकेट अपना बनाया जा रहा है, तो वो जाकर सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी अटैक करता है। कंज्यूम बैंडविड्थ एंड सिस्टम रिसोर्सेज काउजेज स्लो डाउन। आपके बैंडविड्थ को भी कंज्यूम कर लेता है। बैंडविड्थ समझते हो? बैंडविड्थ, नेटवर्क। क्या बोले? बैंडविड्थ, नो सर। ये देखो जो भी सेडेड किए हैं। वर्म का फोर्थ पॉइंट, कंज्यूम बैंडविड्थ। अच्छा, ये आप समझते हो? ये जो हम लोग कहते हैं कि पहले हमारे मोबाइल में इंटरनेट आया, फिर 2G फैसिलिटी आया, फिर 3G 4G आया, और अभी 5G आपके मोबाइल में शो करता होगा, करता है ना? हेलो? लगभग एक साल पहले तक 4G चल रहा था और अभी 5G चल रहा है। ये 4G 5G क्या होता है? हेलो? हेलो? यस सर। हाँ, बोल रहे कि 4G और 5G क्या होता है? आपका इंटरनेट का फैसिलिटी है ना मोबाइल में? हाँ सर, 4G जो होता है यस वो सर। कम स्पेस के लिए होता है, 5G दूर तक। क्या होता है? कम? कम मतलब एरिया तक कनेक्ट होता है। कम एरिया मतलब कि मान लो कि हम
आदितपुर में रहते हैं तो बिष्टुपुर तक होगा, अब 5G जो है साक्षी तक होगा, कुछ ऐसा। नहीं सर, नहीं नहीं। अच्छा, फिर कम एरिया बोली तो हमको लगा यही बोल रही है। सर ज्यादा फैसिलिटी अब प्रोवाइड किया हुआ है 5G में, और कुछ नहीं। कैसे कैसे कैसे, व्हाट डू यू मीन बाय फैसिलिटी, ये तो जानना है। सर स्पीड नेटवर्क का ज्यादा दिया हुआ है, कॉलिंग का नेटवर्क हम लोग को फैसिलिटी थोड़ा ज्यादा प्रोवाइड किया गया। नहीं ठीक है, तुम जो बोल रही हो तुम ठीक सोच रही हो, लेकिन वो फैसिलिटी है क्या? तो पहले 2G आता था, फिर 3G 4G आया, अभी 4G 5G चल रहा है। सर 5G कभी सर कभी जनरेशन है सर नेटवर्क का, और हाँ सर वो सर 4G से ज्यादा फास्ट है, उससे ज्यादा हाँ ठीक है। 5 इंटू या 10 इंटू ज्यादा फास्टर है 5G 4G से। हाँ और ये तो फीचर्स हो गया, एक्चुअली है क्या, ये पहले जानना है कि ये तो फीचर्स है। यस सर। दीज आर द फीचर्स। आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो, 100% करेक्ट है, लेकिन ये उसका फीचर्स है, उसका एप्लीकेशन है, ये फैसिलिटी है। आप कह रही हो कि फैसिलिटी दे रहा, गुड, वेरी गुड, बट हाउ? This is due to the bandwidth. Bandwidth means, आप जस्ट इसको समझो, अच्छा आप लोग का जहाँ पे घर है वहां पे सीवरेज लाइन होगा, नाली, सर यस सर। तो वो नाली क्या होता है, हमारे घर के बगल से, माने जो भी हमारे घर का कचरा है वो उसके उसके थ्रू वो फ्लो होकर निकल जाता है, यस सर। यही ना। लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे बरसात वगैरह का टाइम में आता है तो बहुत ज्यादा वाटर फ्लो होने के चलते उसके साथ बहुत सारे कचड़े आ जाते हैं, तो फिर वो उतना स्पीड से वो पानी नहीं निकल पाता है जो कि पहले निकलता था। तो यस। अभी आपके स्क्रीन पे ये जो दिख रहा 2 लाइन, इसको वही आप पाइप या सीवरेज लाइन या नाली आप समझो, ठीक है। और यहाँ पे आपका डेटा जो है इसके थ्रू पास हो रहा है, ठीक है, इस पाइप से पानी पास हो रहा है। तो अब मान लो कि इस पाइप को हम लोग थोड़ा सा चौड़ा कर दें, तो अभी इस पाइप में ज्यादा पानी जाएगा, यस सर। इजीली पास होगा, एकदम इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाला बात है ही नहीं। नो तो सर। इसको Yes, और ज्यादा हम चौड़ा कर दें, तो ये और भी ज्यादा वाटर जो है या गंदगी जो है इजीली वे में सप्लाई होकर निकल जाएगा। यस, यस सर। द सेम यस सर। द सेम थिंग इज बैंडविड्थ। ये जो एरिया है 2 लाइन के बीच में, ये स्पेस कितना है, तो सपोज डेट एक एजम्पशन लेते हैं कि 8 बिट डेटा अभी यहां से पास हो रहा है, जब इसको थोड़ा सा वाइड किया गया तो 16 बिट डेटा पास होने लगा, थोड़ा सा वाइड किया गया तो 32 बिट डेटा पास होने लगा, तो और भी थोड़ा वाइड किया गया तो 64, 128 और इस तरह से डेटा पास होने लगा। तो नाली जितना छोटा है तो वाटर फ्लो पासिंग जो होगा बहुत कम होगा, और जितना ज्यादा चौड़ा होगा तो वाटर फ्लो पासिंग बहुत ज्यादा होगा। दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। सर नेटवर्क के सेंस, डेटा ट्रांसफर के लिए होता है ना? हाँ तो डेटा ही तो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से, इस पाइप से हम जो वाटर की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, तो जैसे नाली से पानी पास हो रहा है उसी तरह आपका यहाँ पे डेटा पास हो रहा है। यस सर। तो पहले ये जो था आपका बैंडविड्थ पतला था, तो छोटा पतला बैंडविड्थ था, जैसे कि 2G था पहले,
सेकंड जनरेशन, तो वो ज्यादा पतला था तो थोड़ा डेटा पास होता था। अब यूजर और ज्यादा बढ़ गए तो इसको थोड़ा सा और चौड़ा किया गया, अभी और डेटा पास हो रहा है। तो 3G 4G में ये हो रहा था, अभी और फिर दिक्कत होने लगा। तो इसी तरह हमारे एरिया में भी म्यूनसिपैलिटी वाले पहले पतला नाली बनाए थे, बड़ा नाली बना रहे हैं और ज्यादा बड़ा नाली बनाए, इस तरह के कर रहे हैं। तो जस्ट बैंडविड्थ इज द विड्थ ऑफ सीवरेज लाइन। जस्ट जितना बड़ा नाली होगा उतना ज्यादा तेजी से कचरा पास करेगा या बोले पानी पास करेगा। तो सेम केस, जितना आपका बैंडविड्थ ज्यादा होगा तो उतने नंबर्स ऑफ डेटा एट ए टाइम पास होंगे। तो हमने कहा था कि पहले 8 बिट डेटा पास हो रहा था 1 सेकंड में, तो अभी आपका 64 बिट डेटा पास हो रहा है 1 सेकंड में। तो हमको ज्यादा डेटा मिल रहा है ना। डिस्टरबेंस होगा तो कम डेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दैट इज द बैंडविड्थ। द पैरेलली how much bit transfer from one point to another point. Got it point? Yes, sir. तो अब जब भी 2G 4G की बात होगा तो समझ लेना कि नाली से कितना पानी बह रहा है। नाली चौड़ा हो गया, पानी ज्यादा बहेगा। नया जेनरेशन आ गया, इसका मतलब कि नाली को चौड़ा कर दिया गया, डेटा अब ज्यादा फ्लो होगा। Yes, sir. तो अब ये क्या कर रहा वॉर्म्स, कंज्यूम बैंडविड्थ। आपका जो इसका बैंडविड्थ का जो विड्थ है, अब इसमें क्या हुआ कि वॉर्म्स ये आया और क्या किया कि वो एक स्पेस ऑक्युपाइड कर लिया, कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे करके स्पेस ऑक्युपाइड कर लिया। तो अब जो पैरेलली जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जस्ट तो पहले जहां स्मूथली ये सारा डेटा, ये छोटा छोटा लाइन है, इसको आप डेटा समझो, ये पास हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे बॉम्ब्स आ गया है, तो इस साइड वाला तो यहाँ से क्रॉस कर जाएगा, लेकिन ये तो आके यहाँ पे इससे टकराएगा ना, तो ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगा। Yes, sir. तो यही वर्म का काम है। अब फिर ये क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, क्योंकि ये अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है ना, डुप्लीकेट बनाते जा रहा है। रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेशन। Yes, तो वो sir. ऐसे धीरे धीरे ऐसे बड़ा होते जाएगा। अब थोड़ा सा गैप बचा तो यहाँ से थोड़ा सा डेटा पास होगा, इधर से थोड़ा सा डेटा पास होगा, लेकिन मेजर पार्ट क्या है कि वो उसको पास होने नहीं देगा। दैट इज द वर्क ऑफ किसका, वर्म। ठीक है। Yes, sir. उसके बाद है वर्किंग ऑफ ए वायरस। वायरस अटैच इट्स कोड टू ए लेजिटिमेट होस्ट फाइल। जो भी हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जैसे हम लोग भी थोड़ा देर पहले भी बात किए थे, ये डॉक फाइल हो, पीडीएफ फाइल हो, एक्सेल फाइल हो, व्हाटएवर जो भी है, व्हेन द होस्ट इज एग्जीक्यूटेड द वायरस कोड इज आल्सो रन। जैसे ही आप उसको एक्सेस करोगे वो काम करना शुरू कर देगा। The next one is infection phase. The stage where virus worm enter and spread within the system. कहाँ पे इन्फेक्शन हुआ
ठीक है, सपोज डेट कि जैसे मौसम चेंज होता है तो हम लोग को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो सर्दी जुकाम होने का मतलब क्या है कि वो कुछ ऐसा वायरस है जो हमारे बॉडी में इंटर कर दिया, जिसके वजह से हमको बार बार छींक आ रहा है या बार बार हमको खांसी आ रहा है। तो क्या क्या कह रहा है कि इन्फेक्शन फेज। तो इन्फेक्शन फेज में एंट्री पॉइंट क्या हुआ, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं तो नाक से सांस लेते हैं, तो वो एंट्री पॉइंट उसका क्या हो गया, हमारा नाक हो गया, जिससे वो इंटर कर गया। और इंटर कर गया तो अब हम जो है हम लोग को बार बार छींक आ रहा है, फिर उसके साथ जो भी सिम्टम है जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो सारा होना शुरू हो गया है। तो उसको हम लोग कहते हैं इन्फेक्शन फेज कहते हैं, एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट क्या है, यहाँ हमारा एंट्री पॉइंट क्या हो रहा है, ईमेल अटैचमेंट हमारे ईमेल के साथ अटैच हो गया। इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव, किसी का भी पेन ड्राइव लेकर अपने कंप्यूटर सिस्टम में नहीं लगाना चाहिए। हाँ अगर सर, आपका वायरस जो है चला कंप्यूटर जाता है। सिस्टम में एंटीवायरस सिस्टम है तो ठीक है, आप दूसरा का पेन ड्राइव लगा के उसका पहले आप क्या करो कि उसको चेक कर लो, टेस्ट कर लो, तो आपका एंटीवायरस उसको प्रोटेक्ट कर लेगा, फिर आप उसको यूज करो। डायरेक्ट किसी का पेन ड्राइव अपने सिस्टम में नहीं ले लेना है। फिर मैलिशियस डाउनलोड, आपके पास बार बार ऐड आ रहा है कुछ इस तरह से, जो हम लोग उस समय सुबह में भी बात किए थे कि वो ऐसा तो लालच दे रहा है, उसके चलते आपने कुछ फाइल को डाउनलोड कर लिया। किसी का नेटवर्क शेयर ना करें, जो उस दिन भी हम बताए थे कि जैसे हम लोग पब्लिक एरिया में जाते हैं और वहां पे जो है फ्री वाईफाई आपको बताता है, रेलवे स्टेशन पे चले गए, फ्री वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे कोई ऐसा बंदा बैठा होगा, अपना हॉटस्पॉट ऑन कर देगा और वो भी वाईफाई कुछ जो वहाँ का, जैसे रेलवे है तो रेलवे का नाम दे देगा, एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट का नाम दे देगा। तो हम लोग को लगता है कि अरे ये तो रेलवे का ही है, यहाँ पासवर्ड की भी जरूरत नहीं है, फ्री में यूज करो, अपना डेटा बचाओ। लेकिन उस समय क्या करते हैं कि जैसे हम लोग उसका वाईफाई यूज करते हैं तो वो उसका तो पर्पस वही था कि आप एक बार कनेक्ट हो और हम वायरस सेंड कर सके। तो ये सब है एंट्री पॉइंट है, तो हम लोगों को इस जगह पे जाकर कभी भी इस तरह का यूज नहीं करने का है। रेप्लिकेशन, कॉपी इटसेल्फ टू अदर फाइल, डायरेक्टरीज और सिस्टम्स। जो भी आपके सिस्टम है, जो भी फाइल्स है, जो भी डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर्स है, उसका वो कॉपी बना लेता है। स्टील्थ टेक्निक, चोरी करने का टेक्निक उसके पास होता है, तो क्या करता है, हाइड्स इन मेमोरी। आपका फाइल है लेकिन आप उसको सर्च कर रहे हो तो वो दिखा ही नहीं रहा है, और आपको अच्छी तरह से पता है कि आप अभी थोड़ा देर पहले अपना फाइल को कॉपी पेस्ट करके रखे थे या क्रिएट किए थे और किसी पर्टिकुलर ड्राइव के फोल्डर में आपने रखा था, लेकिन जब आप उसको सर्च कर रहे हो तो मिल ही नहीं रहा है। दिस गेसेस इटसेल्फ और मॉडिफाई द सिस्टम कॉल टू अवॉइड डिटेक्शन। आप डिटेक्शन करने की कोशिश कर रहे हो, आपको करने ही नहीं दे रहा। द नेक्स्ट वन इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स एक जैसा। Yes, sir. Changes its code signature on each infection to evade antivirus detection। जो एंटीवायरस डिटेक्ट कर रहा है वो वैसा ही जो है कोड सिग्नेचर वो बना दे रहा है। तो हम लोगों को लगता है कि अरे ये एंटीवायरस तो ये वाला चीज था, प्रोटेक्ट किया, तो फिर ये कैसे आ गया। लेकिन वो तो क्या कर रहा है कि वैसा वो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर वो काम ही किया जा रहा है, डुप्लीकेट पे डुप्लीकेट वो बनाया जा रहा है। ठीक है, Yes, sir. ये हमारा क्या है, इन्फेक्शन फेज। द नेक्स्ट है अटैक फेज। द स्टेज वेयर वायरस और वर्म
एग्जीक्यूट्स इस मैलिशियस पेलोड, वह टाइम जब ये आ गया तो एक्शन कब हो रहा, अभी तो इन्फेक्शन करके ऐसा ऐसा करेगा, एक्शन कब होगा। तो जैसे हम लोग अभी इसका बात करें कि हम लोग अभी पढ़ने बैठे हैं, तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या था कि हम लोग गूगल मीट का लिंक को कनेक्ट करें और आस्क टू ज्वाइन करें, तो वहां पे हम लोग उसको परमिशन दे देते हैं और उसके साथ हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हुआ। अब अटैक पॉइंट को जस्ट, हालांकि दोनों अलग अलग सेंस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेंस में है, लेकिन जस्ट समझने के लिए बता रहे हैं। तो अब है कि अब हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए, अब हम ये चीज बता रहे हैं, तो दैट इज द अटैकिंग फेज। तो इस फेज में क्या कर रहा है, अब वो एक्शन करना शुरू करेगा, अब उसका एक्शन चालू हो जाएगा। अब हम बोल रहे हैं, वो हमको बोलने नहीं देगा, हम यहाँ टाइप कर रहे हैं, हमको टाइप करने नहीं देगा। ऐसे फाइल ठीक दिख रहा है, हाँ चलो। अब जैसे हम लिखने का कोशिश किए, वो मेरे को लिखने नहीं देगा। हम लिखेंगे, कीबोर्ड दबाएंगे, कोई प्रेस करेंगे डी, वो आ जाएगा जी, प्रेस करेंगे एच, आ जाएगा वो। तो ये होता है अटैक फेज। अटैक फेज का पेलोड एक्टिवेशन ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक डेट, इवेंट और नंबर ऑफ इन्फेक्शन। ये एक आया था 2007 में शायद आया था, एक लव यू करके एक वायरस आया था। तो जैसे वर्ड फाइल में कोई कुछ बना रहा है ना, और वो लिखते लिखते ऐसे लव लिख दे रहा है, तो उसी समय वो क्या कर रहा था, पूरा लाइन को डिलीट कर देता था। जैसे वो वर्ड को रीड करता था, पूरा लाइन को डिलीट कर देता था। तो क्या कह रहा है, पेलोड एक्टिवेशन ट्रिगर्ड बाय ए स्पेसिफिक डेट। आप कोई पर्टिकुलर डेट को आप यूज कर रहे हो, जैसे मान लो कि 1 जनवरी। तो 1 जनवरी आप जब यूज कर रहे हो, तो 1 जनवरी सबके लिए कॉमन है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है 1 जनवरी को सेलिब्रेट करता है। तो वो हर कोई 1 जनवरी का डेट को यूज करता है, किस लिए, अपना रिमेम्बरिंग के लिए, रिकॉल के लिए। तो ऐसे ही कि कोई अपना बर्थडे को ये करता है, कोई अपना मैरिज एनिवर्सरी को करता है। तो जब जब वो डेट को या इवेंट को या नंबर ऑफ करोगे, तो वहां पे वो आपको डिस्टर्ब करेगा। So that is called attack phase. Data destruction, delete और corrupt file and system data। आपका जो फाइल है उसको, कभी कभी ऐसा आपको हुआ होगा, अब या पता नहीं, हम लोग तो ऐसा फेस किए हैं कि हम टर्बो सी डाउनलोड कर लिए हैं, कुछ दिन तक हम उस पर काम कर रहे हैं। अभी क्या हुआ कि हम किसी रीजन से उसको अनइंस्टॉल कर दिए, तो फाइल तो मेरे पास है ही। अब उस फाइल को हम फिर से इंस्टॉल कर रहे हैं और इंस्टॉल हो गया, और उसके बाद हम उसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, तो प्रोग्रामिंग हो नहीं रहा। और अनफॉर्चुनेटली उस समय मेरे सिस्टम में एंटीवायरस नहीं था। तो फिर हमको अपना सिस्टम को फॉर्मेट करवाना पड़ा था। तो फाइल आपको दिखाई देगा कि ये है, कितना साइज है वो भी दिखाई देगा, लेकिन जब आप उस पर काम करने जाओगे तो आपको काम ही नहीं होगा। तो वो क्या करता है, उसमें क्या कुछ डेटा को डिस्ट्रक्ट कर देता है, जिसके चलते वो फाइल जैसा काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर रहा है। The next one is system takeover. Install backdoors and launches DOS, DDoS, denial of service, distributed denial of service attack. Spam distribution, send infected email using to the victim contact list. अब आपका जो है, आपके नाम से वो स्पैम मैसेज ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेगा, और जहां तहां आपके लिस्ट में जितने भी मेल आईडी रहेंगे वो सबको भेजना शुरू कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका मेल आपके उससे कनेक्ट होके जा रहा है। रिसोर्स कंजम्पशन, worms can be overloaded network or server by replicated rapidly। तो आपके जितने भी रिसोर्स अवेलेबल है, रिसोर्स मीन्स योर एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर, वही आपका रिसोर्स है। अगर अभी हमको आपको
जावा पढ़ाना होगा तो जावा का जेडीके मेरे पास होगा, तो जेडीके मेरा क्या है, रिसोर्स एप्लीकेशन है, तो वो उस पे उसको इन्फेक्टेड करते हुए चले जाएगा। हम तुमको प्रोग्राम करके दिखा रहे हैं, ये देखो आउटपुट, और आउटपुट आ ही नहीं रहा। तो आउटपुट नहीं आ रहा तो एरर शो करे, तो एरर भी नहीं शो कर रहा, एरर में दिखा रहा सक्सेसफुली रन, और वहां पे दिखा रहा है कुछ आउटपुट आ ही नहीं रहा है। तो ये सब क्या होता है, अटैकिंग फेज है, जिस समय कि हमें एक यूजर को काम करने में डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ठीक है, Yes, sir. द नेक्स्ट वन इज स्निफर्स। स्निफर्स का क्या काम है कि जिस पाथ से, जिस नेटवर्क से होकर डेटा आपके सिस्टम तक आ रहा है, दो पॉइंट है, एक सोर्स है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है। तो अभी हम और आप कनेक्ट है, तो हम और आप जो कनेक्ट है, तो इसके बीच में बहुत सारा नेटवर्क ट्रैफिक है, न जाने कितने राउटर, गेटवे, स्विच, हब, ये सब होंगे। वो एयरटेल ने किस तरह से अपना सेटअप बैठाया होगा, हो सकता है आपका जियो का हो, तो जियो और एयरटेल दोनों फिर वो कंबाइंड होगा, वहां पे स्विच होंगे, वहां पे ये गेटवे होंगे। तो ये जो है दो पॉइंट के बीच में हम लोगों को नहीं पता कि कितने टाइप्स और कितने वहां पे ट्रैफिक्स के लगे हुए हैं। जस्ट एग्जांपल कि यहाँ से हमको साक्षी आना है, तो बीच रास्ता में आदित्यपुर में जाम है, लग रहा है कि बिष्टुपुर में जाम लग रहा है, तो ये हम उसमें से हम किस रास्ता से होकर आए, हम स्टेशन रोड पकड़ के साक्षी पहुंचे कि बिष्ट कदमा वाला रास्ता से पकड़ के हम साक्षी पहुंचे। तो ये जितने भी सारे रूट्स अवेलेबल हैं, उस रूट्स के ऊपर में आपका प्रॉब्लम शुरू होगा। यहाँ आदित्यपुर और साक्षी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको बिष्टुपुर पास करके जाना पड़ेगा, या तो हमको कदमा पास करके जाना पड़ेगा, या फिर हमको स्टेशन होकर बर्मा माइंस होते हुए आना पड़ेगा। तो ये जो रूट है, इस रूट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड स्निफर। ये स्निफर और पैकेट स्निफर नेटवर्क एनालाइजर इज ए टूल used to capture and analyze network traffic passing through a network interface. It can be used legitimately for the network troubleshooting, but attackers use it maliciously to steal sensitive information. आपका जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको वो चोरी करेगा। तो हाउ इट वर्क? The NIC network interface card is set of promises mode. It accepts all packets, not just addressed to it. All data packet flowing through the network segment are captured. आपका जितना भी डेटा फ्लो कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि नेटवर्क लेयर में हमारे मैसेज को क्या करता है, पैकेट के फॉर्म में बना देता है। तो वो जितना पैकेट जा रहा है, उस सारे पैकेट को जो है वो क्या कर रहा है, कैप्चर कर ले रहा है। द स्निफर डिकोड पैकेट हेडर एंड पेलोड फॉर द एनालिसिस। अब वो आपका पैकेट का हेडर, आपको याद होगा नेटवर्क लेयर में जो पैकेट बनता है, तो उसमें पहला एक तो होता है हेडर। हेडर जो डिफाइन करता है कि पैकेट का सीक्वेंस, जस्ट लाइक ए पेज नंबर ऑन ए बुक। तो बुक में पेज नंबर जो है 1 2 3 अप टू 400 500 तक जो दिया रहता है, तो हम उसमें कोई अगर पेज फट जाए तो हम उससे आइडिया लगा सकते हैं तो वो पेज किस जगह पे होगा। लेकिन अगर पेज नंबर नहीं दिया रहा है तो हमको अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि किस जगह का वो पेज है। तो वो क्या करता है, उसी तरह हमारा जो पैकेट जो है, हमारा मैसेज जब छोटे छोटे पैकेट में बढ़ जाता है, तो उस पैकेट का हेडर को कॉपी कर लेता है और उसको जो है अपना पेलोड से उसको एनालिसिस करता है। द नेक्स्ट अनइनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल्स, हाइपरटेक्स्ट, एफटीपी, टेलनेट। टेलनेट टेलीफोन नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। रिवील डेटा इन प्लेन टेक्स्ट। अब ये भी जो है दो टाइप का होता है, पैसिव स्निफर और एक्टिव स्निफर।
पैसिव क्या करता है? कैप्चर डेटा ऑन शेयर्ड नेटवर्क विदाउट इंजेक्टिंग ट्रैफिक। आपका ट्रैफिक को इंजेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो फिर भी वो कैप्चर कर रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका डेटा वो कैप्चर कर रहा है। लेकिन जब वो इंजेक्टिंग करता है तब हमको फिर पता चलता है कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। एक्टिव स्नैपर इंजेक्ट ARP पैकेट टू द रीडायरेक्ट ट्रैफिक ऑन स्विचेज नेटवर्क्स। अब वो ARP पैकेट जो है इंजेक्ट करेगा आपका, तब हम जब उसको एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे कुछ इंजेक्टेड हुआ है, जिसके वजह से मेरा डेटा कहीं लीक हो रहा है। तो पैसिव वाला ज्यादा डेंजर है। यस सर। अब इसमें एक करता क्या है? तो पहला आपका पासवर्ड चोरी करता है, आपका सेशन हाईजैकिंग करता है। वो आपको मालूम हो गया कि आप किस किस टाइम पे जो है नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, तो वो बार बार उससे पता चल जाएगा। तो वो आपको देख लेगा कि अच्छा ये सप्ताह में 2 बार नेट बैंकिंग यूज करता है और पैसा का ट्रांसफर करता है, तो ये उसको मैसेज मिल जाएगा। और जिस समय फिर आप उसी शेड्यूल के हिसाब से बैठ के काम करोगे, जैसे मान लो संडे टू संडे नेट बैंकिंग कर रहे हैं, उसी समय हमको पैसा की जरूरत है, तो वो रीड कर लेगा कि संडे को संडे 4 बजे से 5 बजे तक के बीच में ये काम हो रहा है। तो उसके पास 3-4 ऐसे मैसेज आ जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बैठोगे 4 बजे 5 बजे के बीच में, तो उस समय वो अटैक करेगा और आपका डेटा को चोरी करेगा। मैंने वो वाला डेटा अब क्या होगा? आपका मनी होगा, आपका पैसा होगा। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट वन इज DNS पॉइजनिंग, मैनिपुलेटिंग DNS responses to redirect user to the fake site। DNS समझते हो आप? डोमेन नेम सर्विस या डोमेन नेम स्पेस भी कहते हैं इसको। DNS डोमेन नेम सर्विस या डोमेन नेम स्पेस भी कहते हैं इसको। ये जानते हो आप? यस सर। क्या होता है? सर डोमेन नेम होता है, मतलब कि किसी भी इंटरनेट का जो यूज करते हैं उसका एक डोमेन नेम दिया जाता है। जैसे जैसे कि सर एग्जाम्पल google.com भी एक डोमेन नेम हुआ, जिसका हाँ सर। देखो, डोमेन नेम क्या है कि आपका वो सर्विस नेम है। हाँ मीन्स सर्विस। कोई ऑर्गेनाइजेशन आज एक अपना एड्रेस देगा। जैसे मान लो कि आपका GITS है, तो उसका एड्रेस है ना कि साक्षी में वहां पे इस नंबर रोड में इस नंबर लाइन में इतने नंबर रूम में है, वो वाला चीज आपका इंस्टीट्यूट। तो वो एक एड्रेस हो गया। तो यहाँ पर भी हम जब अपना वेबसाइट बनाएंगे कि पूरा ग्लोबली लोग जो है मेरे फिजिकल स्पेस पे ना आ करके, वो जस्ट इंटरनेट का यूज करके, अपने ब्राउजर का यूज करके मेरे बारे में वो जानकारी ले सके, तो वो मेरा नाम होगा XYZ.com। तो .com इज योर डोमेन नेम। उसके बाद कहीं कहीं आप देखते होगे .in, .ac.in, .edu, .org, .mil, इस तरह का सारा चीज आप देखे होगे, तो इसको कहते हैं डोमेन नेम। तो .com यूज करते हैं हम लोग इसलिए कि हमारा बिजनेस, हमारा वेबसाइट जो है प्योर कॉमर्शियली है। कॉम मीन्स कॉमर्शियली, ORG मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, मे बी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। .ac.in एकेडमिक, AC फॉर एकेडमिक, तो वो खासकर एजुकेशन वाला होता है। ये देखो, RVS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी दिख रहा है यहाँ, www.rvscollege.ac.in। तो ये नाम से ही हमको पता है कि ये क्या है, एक
कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कोई एक एजुकेशनल कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, तो इन्होंने अपना डोमेन नेम लिया ac.in, ये .com नहीं लेंगे क्योंकि इनका कॉमर्शियली नहीं है, इनका एजुकेशन पर्पज से है। Yes, sir. फिर हम लोग यूज करते हैं MIL, ये होता है मिलिट्री के लिए। तो इस तरह का जो एक्सटेंशन है जिसके वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, उसी को हम लोग कहते हैं डोमेन नेम। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो इसी तरह से है। फिर है मैन इन द मिडिल, इसके बारे में हम लोग तो बात किए ही थे। बाकी जो है ये थोड़ा सा अपने रिवीजन के लिए है कि एग्जामिनेशन पॉइंट, ट्रोजन नॉट इक्वल टू वायरस, वर्म नॉट इक्वल टू वायरस। ट्रोजन अलग चीज है, वायरस अलग चीज है, वर्म अलग चीज है, वायरस अलग चीज है। कोवर्ट चैनल, ओवर्ट चैनल, रैट, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, स्निफर नीड्स, and this is the half portion of your fourth unit is completed. ठीक है। हाफ Yes, पोर्शन sir. को फिर अब रेस्ट हाफ पोर्शन को हम लोग कल इस पर डिस्कशन करेंगे। अभी जो आप जितना भी क्वेश्चन पढ़ाएं, जितने भी यूनिट सर, उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आप भेज दीजिएगा, हम लोग आंसर फाइंड करके लिख लेंगे। हाँ, एक हम उसका पहला वाला यूनिट में भेजे थे क्वेश्चन, वो वाला बन गया Yes, क्या? हाँ, मतलब वो लिख लिए हैं, बाकी मैम अभी भेजिए। ठीक, हम जो है ना हम पूरे सिलेबस का क्वेश्चन एक साथ भेज देंगे। हाँ सर, वो ठीक रहेगा, क्योंकि सर यूनिट वाइज नहीं भेजेंगे, यूनिट वाइज नहीं भेजेंगे, पूरे सिलेबस का भेज देंगे। हाँ सर। हाँ, तो ये जस्ट अभी हम लोग फोर्थ का हाफ पार्ट पढ़े हैं, फोर्थ का Yes, हाफ sir. पार्ट हम लोग कल कवर कर लेंगे। Yes, फिफ्थ sir. यूनिट ज्यादा बड़ा नहीं है, तो Yes, एक दो sir. दिन में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद उसको हम पूरा क्वेश्चन एक साथ दे देंगे। Yes, sir. फिर आप उसको क्वेश्चन को बना लेना, जो नहीं बनेगा तो मेरे को बताना, और फिर हम लोग उसको हम ट्राई करेंगे बनाने के लिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं। Yes, sir. Yes.